ठीक है। तो केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी जाती है, केंद्र के पास है कि ये विदेशी मसला देखेंगे, ये मुद्रा को देखेंगे, ये स्वास्थ्य सुविधाओं को देखेंगे, ये शिक्षा विभाग को देखेंगे, ये योजना ऐसी बनाएंगे ताकि पूरा पूरा देश के बारे में सोचेंगे। जो सीएम होते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, इसका सीएम सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में सोचेगा, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में कैसी आर्थिक योजनाएं बनाई जाए ताकि उसका विकास हो। दिल्ली का सीएम दिल्ली के बारे में सोचेगा। तो ये जो शक्तियाँ बटी हुई हैं, इसमें ना तो केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इनके काम में जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट काम करेगी, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। और केंद्र क्या काम करेगा, उसमें ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। सब अगर शक्ति मान के चलो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के हाथ में होती, इसी के पास होती सारी शक्ति, तो क्या होता, समाज में ना किसी एक वर्ग को सब कुछ मिलता और अन्य वर्ग पिछड़ा रह जाता। और वो चाहे भाषा के आधार पर भी हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेल्जियम में क्या था कि यहाँ पर जो सत्ता थी वो बटी हुई नहीं थी, जिसके वजह से बेल्जियम के अंदर युद्ध छिड़ गया था फ्रेंच और डच भाषा में, ठीक है। फिर उन्होंने इसका सलूशन निकाला और अपनी जो क्या कहते हैं संविधान में व्यवस्था करी, और सरकार प्रणाली के अंदर उन्होंने जितने लोग डच के रहेंगे उतने ही फ्रेंच के भी लोग नेता उसमें शामिल होंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ताकि क्या हो, समाज में युद्ध ना हो। इसलिए जब हमारा संविधान बना तो शक्ति किसके पास होगी, वो भी बट गई थी। केंद्र के पास कितनी शक्ति होगी, राज्य के पास कितनी शक्ति होगी, और प्लस में जो संस्थाएँ हैं हमारी, उनके पास भी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, वो सारी की सारी बातें हमारे संविधान में लिखी है। बट ज़्यादा शक्तियाँ हमारे केंद्र के हाथ में होती है। फिर सरकार कैसे बनेगी, अब आता है सरकार कैसे बनेगी। तो सरकार तो देखो, लोकतंत्र प्रणाली को ही बेहतर माना गया है, तो लोकतंत्र प्रणाली के द्वारा ही क्या बनेगी, सरकार बनेगी। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता निर्धारित करती है तो लोकतंत्र में जनता के हाथ में ये डिसीजन होता है कि उनके ऊपर कौन शासन करेगा, वो कैसी सरकार चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता। देखो अब क्या है, राजतंत्र जो प्रणाली होती है, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें राजा का शासन होता है, और राजा जैसा चाहेगा वैसा प्रजा को करना पड़ता है। राजा अगर अच्छा है तो प्रजा का जीवन जो है वो बेहतर गुजरेगा, प्रजा का जीवन बेहतर होता जाएगा। और वहीं पे अगर जो राजा है वो अत्याचारी है और उसे कोई मतलब नहीं है श्रमिकों से, कमज़ोर वर्ग के लोगों से, तो ऐसे में क्या होगा, हमेशा समाज में मतलब वो राजा अन्याय को बढ़ावा देगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, प्रजा का शोषण होता रहेगा, प्रजा का शोषण व दमन महसूस होता रहेगा। तो हमने ये पढ़ा कि अगर राजतंत्र होगा तो भाई जो राजा है वही कानून बनाएगा, राजा जो है वही कानून बनाएगा, चाहे वो अच्छा राजा हो या फिर बुरा राजा हो, है ना।
समाज में कानून बनाने की शक्ति तो इसके पास होगी। अब मान के चलिए किसी एक वर्ग का शासन होता है, किसी एक वर्ग का, तो जो भी वर्ग इस शासन पर बैठेगा तो वो भी कानून अपने अनुसार बनाएगा। हो सकता है वो जब कानून बनाए तो सिर्फ किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार दे दे, और जिसकी वजह से समाज में आने वाले टाइम में ये जो वर्ग है वो हो सकते हैं या तो तानाशाह बन जाएं या निरंकुश बन जाएं। ये दो चीज़ों की संभावना बनी रहेगी, है ना। कानून तो यही लोग बनाएंगे, हो सके तो ये किसी को विशेष अधिकार दे दे और किसी को अधिकार ही ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में दे? ऐसा कौन है जो कानून बनाए और वो सभी के बारे में सोचे, सभी के बारे में सोचे, है ना। तो हमारे संविधान ने ये कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में दी है? सरकार के हाथ में दी है। सरकार ही क्या करेगी? कानून बनाएगी और कानून निर्माण करेगी। ठीक है, ये शक्ति किसके हाथ में हमारे संविधान ने दी है? सरकार के हाथ में दी है। अब बेटा सरकार कैसे आएगी? देखो, सरकार जो है, हमारे संविधान ने सरकार के कार्य भी बांट रखे हैं कि सरकार कितने टाइम तक कार्य करेगी। सबसे पहली बात, सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनकर आएगी, क्योंकि हमारे संविधान ने लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है, सरकार जनता के द्वारा चुनकर आएगी और जनता जिसको सबसे ज़्यादा वोट देगी, तो देखो सरकार जनता के द्वारा चुनकर आएगी, जनता के द्वारा सरकार बनेगी, और जिस पार्टी को चुनाव में ए और बी दो पार्टी खड़े हुए हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे उसकी सरकार मिलेगी। मान के चलिए 300 वोटों के लिए इलेक्शन हुआ और इस वाली पार्टी को 250 मिले, 250 वोट मिले, और इसको, इस बी को मिले सिर्फ 150, तो कौन जीतेगा? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो ए की सरकार बनेगी, और कितने वर्ष के लिए बनेगी? तो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं आपको वोट दे दिया तो आप लंबे टाइम तक शासन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जिसकी सरकार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो यहाँ पर विजय होगी और वही सरकार चुनी जाएगी, और यही सरकार क्या बनाएगी? कानून बनाएगी, कानून निर्माण करेगी। ठीक है, यही सरकार कानून निर्माण करेगी। और ये कहाँ लिखा गया है? हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारे संविधान में कानून कौन बनाएगा, समाज में निर्णय कौन लेगा, और सरकार कैसे बनेगी। ठीक है, सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है, और 5 वर्ष का जब ये कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, कार्यकाल का मतलब होता है, काल का मतलब होता है समय, और कार्य का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, काम करना, है ना। तो काम करने का जो समय है, जब कोई भी सरकार पूरा कर लेती है अपना 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है, उसके बाद क्या होता है? दोबारा चुनाव होते हैं, और जो दोबारा जीतेगा उस सरकार के हाथ में कानून बनाने की शक्ति चली जाएगी।
तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई है ना कि संविधान का दूसरा काम क्या होता है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे बनेगी। तो ये संविधान का दूसरा कार्य होता है। ठीक, देखो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं क्या क्या लगती है। तो सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कानून पूर्ण रूप से अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। उसने यह निर्णय लेने की किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते या आप किसी विशेष गीत गाने के स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, तो मान के चलिए सरकार की शक्तियाँ, सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं, अब ये टॉपिक 3 चल रहा है आपका। ठीक है, टॉपिक 3 आपका ये कहता है सरकार का तीसरा कार्य है वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप से में मौलिक होती हैं, सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है ना, उसने सरकार की शक्तियों में कुछ सीमाएं लगा रखी हैं। हमारा जो संविधान है उसने क्या कर रखा है, जो सरकार को शक्तियाँ दी हैं उसमें कुछ सीमाएं लगाई। सीमाएं का मतलब क्या होता है, कुछ शक्तियों में कंट्रोल कर रखा है कि भाई सरकार ऐसे नहीं कर सकती है। कुछ रोक, सीमाओं का मतलब क्या होता है, रोक, कुछ रोक लगा रखी। किसके द्वारा लगाई गई है, संविधान के द्वारा। ठीक है, अब क्या रोक लगाई गई है उसको समझ लो। मान के चलिए बच्चा कि ये एक समाज है। इस समाज में ये जो लड़की है इसको बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनेंगी या सूट पहनेंगे। ठीक है, और कोई वस्त्र आप यहाँ पे नहीं पहन सकती हो। मान के चलो ये एक है, ये ईसाई धर्म को मानता है। इसको बोला कि आप ना आज के बाद ईसाई धर्म को नहीं मानोगे, यहाँ पे जो हमारा समाज है, हम जिसको फॉलो करते हैं, हम जिसको मानते हैं उसको तुम मानना है तो मानो, नहीं तो तुम इसकी पूजा वूजा नहीं करोगे। ठीक है, तीसरा ये एक इंसान है जिसको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो उसको बोल दिया गया कि आप हिंदी नहीं सुनोगे, आप सिर्फ और सिर्फ पंजाबी सुनोगे या फिर कोई भी अन्य भाषा के गाने आप सुनो सकते, मतलब कोई भी भाषा मान के चल लो। ठीक है, आप वो गाने का सुनोगे और ये नहीं सुनोगे। फिर एक इंसान, ये एक इंसान है, इसको बोला कि आपको ना किसी भी तरीके की यहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलेगी, अपनी सुरक्षा खुद करनी है तो करो, हम कोई सुरक्षा आपको नहीं देंगे। तो ये जब सरकार है, समाज में सरकार बनाने की सुविधा है, संविधान ने सरकार बनाने की सुविधा दे दी है, ठीक है, और अगर सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं लगाएगी तो फिर जो इस समाज में जो लोग हैं, जिसको इसको मान के चलिए जीन्स पहनना बहुत पसंद है या वेस्टर्न ड्रेस बहुत पसंद है, तो वो तो रुक जाएगा। इसको अपना धर्म बहुत प्यारा है, उस धर्म की पूजा नहीं कर पाएगा, इसको सुरक्षा ही नहीं मिलेगी। मान के चलो ये अगर निचली जाति का है या अल्पसंख्यक है तो इसको तो सुरक्षा ही नहीं देगी। और इसे अगर हिंदी गाने सुनने पसंद है, उसे जबरन कहा जा रहा है कि आप इंग्लिश सुनो, पंजाबी सुनो, तो ऐसे में क्या होगा, इनका तो शोषण हो रहा है। और वो शोषण करने वाला कौन है, वो इनकी सरकार है। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बना, तो संविधान ने ये तय कर दिया कि सरकार जो है वो किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ठीक है, किसी भी अधिकारों को छीन नहीं सकती है, उसके ऊपर भी नियंत्रण लगा दिया, वो रोक लगा दी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो
मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को मानव अधिकार भी कहा जाता है, मूल अधिकार भी कहा जाता है, जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में भाग 3 में रखा गया है, ठीक है। भाग 3 में ये मौलिक अधिकार को रखा गया है, और मौलिक अधिकार वो हैं जो नागरिक की रक्षा करते हैं, नागरिक की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार को सरकार भी नहीं बदल सकती है, सरकार भी बदल नहीं सकती है। सरकार भी जो मौलिक अधिकार में मानव को अधिकार दिए गए हैं उसको नहीं छीन सकती है। ये है हमारा संविधान, जिसने सरकार को भी नियंत्रण कर रखा है कि नागरिकों की खुद संविधान नागरिकों की रक्षा करता है, ठीक है। कैसे? तो वह है हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार में हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो मौलिक अधिकार में हमें, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि मौलिक अधिकार में आपको क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो बस मैं थोड़ा यहाँ पे समझा दे रही हूँ। मौलिक अधिकार जहाँ पे आपको स्वतंत्रता मिलती है, जहाँ पे आपको समानता मिलती है, जहाँ पे आपको स्वतंत्रता मिलती है, शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार मिलता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ही लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं। तो ये होते हैं अधिकार, मौलिक अधिकार जो नागरिकों की रक्षा करते हैं, और ये अधिकार जो है हमारे संविधान में लोगों के लिए रखे गए हैं, जिससे क्या हो सके, हर एक नागरिक का विकास हो सके, और जीवन में अगर उसके साथ कोई भेदभाव करता है तो वो न्यायपालिका जाके मतलब लड़ सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सरकार की शक्तियों पर, सीमाओं पर रोक कौन लगाता है? संविधान। तो संविधान का तीसरा कार्य ये है कि सरकार द्वारा अपने, संविधान का तीसरा कार्य ये है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून, जो भी सरकार है उसने अपने नागरिक पर जो भी कानून बनाए हैं उस पर वो कुछ सीमाएं लगाती है, ठीक है। और ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कुछ कानून जो होते हैं, जो नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं, उस पर सीमाएं लगाई जाती हैं, जैसे कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, और हमें स्वतंत्रता होती है। तो सरकार ये स्वतंत्रता हमें देती है, मगर किस में देती है? हमें एक नियंत्रण में देती है, या फिर कह सकते हो, एक मिनट, स्वतंत्रता जो होती है कुछ सीमाओं में देती है, जैसे कि हमें बोलने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार है, ये तो संविधान ने भी दिया है, हमें बोलने का अधिकार है। अब मगर बोलने का अधिकार ये है, तो ये थोड़ी ना है कि हम अपने राष्ट्र के विरुद्ध में बोलेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो सरकार हमें क्या देती है? हमें दंडित देती है। तो देखो, इसका मतलब समझ में आया कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों को
नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून में कुछ सीमाएं लगाती। कानून जो हमें दिए गए हैं ना, उस पर वो क्या लगाती है, कुछ सीमा लगाती है, कुछ प्रतिबंध लगाती है कि जो लोग हैं उसको इसका गलत प्रयोग ना करें। अगर वो गलत प्रयोग करती है तो उसे न्यायपालिका दंडित करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी कुछ कानून हैं जिसका सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती, किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अधिकार आएगा, गलती होगी, यहाँ पे अधिकार आएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो आई होप कि आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने समझाया है कि एक समाज है जो संविधान बनाता है और फिर संविधान के द्वारा सरकार बनती है, सरकार को शक्तियाँ दी जाती हैं और संविधान जो है वो जनता की खुद सुरक्षा करता है। और सुरक्षा कैसे करता है, मौलिक अधिकार देकर करता है, जिसमें इंसान को स्वतंत्रता होती है धर्म के प्रति, भाषण के प्रति, अभिव्यक्ति के प्रति और अपना ग्रुप या संगठन बनाने के प्रति उनको आज़ादी होती है। मगर यहाँ पर सरकार जो है वो कानून जो उनको संविधान में दिए गए हैं, उनको वो कानून तो मिलते हैं मगर उसमें कुछ वो क्या करती है, प्रतिबंध लगा देती है। जैसे कि धर्म की तो आज़ादी है मगर दूसरे के धर्म के प्रति आपको गलत बोलने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, अब है चौथा, संविधान का चौथा कार्य। संविधान का चौथा कार्य ये है कि संविधान का चौथा काम ये है, वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे और उचित परिस्थितियों का निर्णय कर सके। संविधान का चौथा काम क्या है कि वो सरकार को ऐसी ताकत दे कि वो जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके। मान के चलिए कि ये एक समाज है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको कि इस समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। सरकार डिसीजन करेगी कि इस समाज में कैसी कानून व्यवस्था बननी चाहिए। ठीक है, तो जो भारत है वो 20वीं शताब्दी में संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें समाज की इच्छाओं को और उनके लक्ष्यों को आज़ादी देता है। वो जैसा चाहते हैं उस तरीके की काम को कर सकते हैं, वो जैसी जॉब चाहते हैं, जैसा जो भी उनका टारगेट होता है, जो भी उनका एक लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, एक लड़की चाहती है मैं पायलट बनूं और एक लड़का चाहता है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं। तो वो सारी इच्छाओं को सरकार, हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, अधिकार देता है, स्वतंत्र करता है और हर व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वो अगर समाज में गलत हो रहा है तो उसके प्रति बोल सकता है और हमारे समाज में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए भी बोल सकता है। हमारा संविधान इतना बेहतर है, ऐसा है जो नागरिकों की रक्षा करता है। वहीं पर अगर हम कुछ और देशों को देखें, ठीक है, तो ये तो हमारे भारत समाज की बात है। ठीक है, ये हमारे भारत समाज की बात है, जहाँ पे जब हमारा संविधान है वो निर्मित हुआ, ठीक है, निर्मित हुआ और इसने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया कि जिससे नागरिकों के साथ असमानता हो, नागरिकों का शोषण हो। ऐसा कोई अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि ऐसे संविधान में कुछ कानून व्यवस्था है जो नागरिकों का सिर्फ और सिर्फ विकास हो सके और कुछ नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
लंबे समय से जातिवाद हो रहा था, जब हमारा संविधान बना तो जातिवाद ना हो, इस पर ध्यान दिया गया, है ना। लिंग भेदभाव ना हो, समाज में कोई एक ज़्यादा शक्तिशाली ना हो, इस पर हमारे संविधान ने ध्यान दिया। वहीं पर अगर हम एक दूसरा समाज देखते हैं जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का अगर हम समाज देखते हैं तो इसमें हम क्या पाते हैं कि जब ये आज़ाद हुआ तो यहाँ पे शासन व्यवस्था जो थी गोरों के हाथ में आ गई, और जिसके वजह से जब इन्होंने संविधान बनाया तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनको क्या दिया, विशेष अधिकार दिए, मतलब कानून नहीं, सॉरी, संविधान कानून व्यवस्था, और काले को कोई अधिकार ही नहीं दिया, काले लोगों का शोषण हुआ। तो इसे श्वेत और अश्वेत शोषण के नाम से आप समझ सकते हो। तो जब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के तहत जब पहली बार काले लोगों की सरकार बनी तो इन लोगों ने अपना संविधान बनाया, और जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले नस्ल भेदभाव को ख़त्म किया, ठीक है भाई, आज के बाद ख़त्म, नस्ल भेदभाव इन्होंने ख़त्म कर दिया, और अपने संविधान में समाज में जो भी लोगों की इच्छाएं हैं उसको वो पूरा करें। जैसे कि यहाँ पे देखो, भारत में संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान को बनाया उनकी इच्छा थी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा मिले, यानी जितनी भी उनकी ज़रूरत है, भूमि, भौतिक का मतलब क्या हुआ, भूमि से, आपको जितना भूमि से ज़रूरत है आप उसका यूज़ करें, शिक्षा को लें, और ये सब कुछ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जैसे पानी है, ज़मीन को लेके विवाद ना हो, हर व्यक्ति, खेती अच्छी हो, है ना, और जो भी उसकी समाज में विकसित होने के लिए जातिवाद ना हो, लिंग भेदभाव ना हो, तो ये सारी चीज़ें ना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, शिक्षा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर व्यक्ति अपने एक प्राउड कह सकते हो, गरिमा, समाज में उसका अपना आत्मसम्मान से भरा हो, वैसा अपना जीवन वो जी सके। तो कैसा होना चाहिए कि जो भारत का जो संविधान निर्माता है उनकी इच्छा थी समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी ज़रूरत सब मिले, उनको सारी ज़रूरतें मिले, यहाँ पे हर व्यक्ति शिक्षित हो, ये तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना शिक्षा के समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता था, ठीक है। और ये भी हमारे संविधान में रखा गया कि हर व्यक्ति जो है एक उसकी अपनी गरिमा से अपनी ज़िंदगी जिए, समाज में हर व्यक्ति का अपना मान सम्मान हो, और उस किसी के भी मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, जैसे कि ब्राह्मण समाज के द्वारा नीचे जाति के लोगों का मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो, औरत के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये कार्टून है, तो ये कार्टून है जिसमें ये नेहरू जी हैं, और देखो इस कार्टून के तहत क्या समझाया जा रहा है कि देखो इन लोगों की अपनी अलग डिमांड, इनकी अपनी अलग डिमांड है, सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो संविधान निर्माताओं के लोगों को अलग अलग इच्छाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी का मतलब है फ्यूचर, कल्पना और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है, ठीक है, सबके बीच में सम्मान हो, वो सब एक साथ बैठ सकें, ठीक है। कोई कह रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे कानून हो, ऐसे नहीं वैसे हो, सबके अपने वाद विवाद चल रहे हैं, और फिर सब साथ में, है ना। तो सबकी विचारधारा और जो सबकी इच्छाएं हैं, ठीक है, उन सभी को पूरा करना सरकार का और संविधान का काम होता है।
क्योंकि जब हमारा संविधान लोगों के कल्याण के लिए काम करता है और ऐसा कानून बनाता है जिससे समाज का विकास हो सके, तभी वो संविधान काम करता है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करता है। मान के चलिए तो यहाँ पे है समाज है और संविधान क्या चाहता है, समाज में हर व्यक्ति शिक्षित हो, जनता की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, यहाँ पे हर व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जी सके, जातिवाद को ख़त्म हो, नस्ल भेदभाव ख़त्म हो। संविधान जो है सबसे पहले सरकार बनाती है, सरकार समाज के लिए काम करती है और ये सारी चीज़ें करती है और ये ऐसा निर्माण करती है ताकि समाज में क्या हो सके, सभी को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान के चलिए संविधान में कानून बन गया, मगर कानून बनने के बाद भी काले लोग किसी भी सरकारी पद के लिए उनका चयन नहीं हो रहा, उनका चुनाव नहीं हो रहा, या वो उनको वो पद हासिल नहीं हो सकता, ऐसा है, ठीक है। वो कुछ भी कर ले उनको पद नहीं मिलेगा। तो फिर क्या है, ये समाज क्या है, अन्यायपूर्ण है कि भाई समाज में संविधान बनने के बाद भी इन काले लोगों को आज भी संघर्ष करना पड़ा, ये किसी भी सरकारी पद पर नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। इनको ये अधिकार ही नहीं दिया गया है कि इनका चयन हो, तो फिर क्या होगा, इनके साथ अन्याय होगा। तो इसलिए संविधान का काम है कि समाज में अन्याय को ख़त्म करे, न्याय की स्थापना करे, सब वो गलत चीज़ों को ख़त्म करे जो समाज में झगड़े को पनपने देता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि संविधान को सबसे समर्थ बनाने का प्रावधान क्या है, यानी संविधान पावरफुल बने, संविधान की सब इज्जत करें, ऐसा क्या चीज़ है जो संविधान को इतना इम्पोर्टेंट बना देती है। मान के चलिए एक समाज है और उसमें संविधान बना, ब्लैक पेन का है, उसमें संविधान बना, ठीक है। संविधान जिन्होंने भी बनाया, निर्मित का मतलब होता है जो इस समाज को बनाने में भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ये जो ए लोग हैं ना, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इनकी 150 संख्या है यहाँ पे, तो ये क्या है, बहुसंख्यक है। ये जो बी है इनकी यहाँ पे सिर्फ 50 संख्या है, तो ये यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक है। अब ये अल्पसंख्यक या तो भाषा, धर्म, जाति किसी भी आधार पर हो सकते हैं। तो इनकी संख्या 150 है और इनकी संख्या 150 है। तो इन संविधान बनाया गया तो इनको क्या दे दिया गया, विशेष अधिकार दे दिए गए। जैसे कि विशेष अधिकार में शिक्षा लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ए वर्ग के लोगों को है, बस में घूमने का अधिकार इन्हीं के पास है, मेट्रो में चलने का अधिकार इनके पास है, ठीक है। और इनको क्या बोला गया कि आप समाज में अलग बस्ती बसाओगे, जहाँ पे ये लोग रहते हैं उससे दूर आप लोगों की बस्ती बसेगी। शिक्षा का अधिकार इनको नहीं दिया, इनको बस में चलने का, मेट्रो में चलने का अधिकार नहीं दिया संविधान ने। इनके किसी भी मौलिक अधिकारों की, इनके जो खुद के मूल अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता होते हैं, वो भी इनको नहीं दिया।
तो क्या वो इस संविधान की इज्जत करेंगे? आपको लगता है कि क्या वो इस संविधान की इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस संविधान ने इनको कुछ दिया ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ एक वर्ग के लोगों को दिया है। इनकी इच्छाओं को देखा, इनकी इच्छाओं को नहीं देखा, है ना। तो हमारा संविधान तभी सामर्थ हो सकता है जब हमारा संविधान सभी को समान कानून व्यवस्था स्थापित करे। अगर कोई किसी के सभी के बारे में सोचे, सभी के लिए एक समान कानून हो, अगर कोई उस कानून को तोड़ता है तो उसको दंडित दिया जाए, तभी एक समाज में संविधान जो है वो काफ़ी टाइम तक चल सकता है। तो संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने, मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, दिख जाएगा। संविधान जो है सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने वाला नियम और कानून का ही नाम नहीं है। संविधान सिर्फ उसका नाम नहीं है जो सरकार की शक्तियों को कंट्रोल करता है या समाज में कानून व्यवस्था बनाता है, सिर्फ उसी का नाम संविधान नहीं है, बल्कि वो सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे कि समाज में सबकी भलाई हो सके। वो समाज की में सरकार को ये भी अधिकार देता है कि अगर कोई इंसान इस कानून की अगर पालन नहीं कर रहा है या ये कानून जो है समाज में इतना ताकतवर नहीं सिद्ध हो रहा है, तो वो सरकार जो है उस कानून में थोड़ा सा बदलाव करके ताकतवर कानून बनाएगी जिसके द्वारा समाज में सभी की भलाई के लिए कार्य हो सके, तभी वो सामर्थ्य कहलाती है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो सरकार को बहुत सारी चीज़ें सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए बात करता है, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्ति और समूह को बचाने का प्रयास, यानी कि अगर समाज में भेदभाव हो रहा है या किसी भी इंसान के साथ ए या बी, चाहे गोरा काला, किसी के साथ भी अगर भेदभाव हो रहा है तो संविधान जो है, जो सरकार है, वो उसकी रक्षा करेगी। तीसरा, सरकार धीरे धीरे सभी लोगों के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्राप्त कराएगी। सबको घर, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, ये संविधान दक्षिण अफ्रीका का कहता है। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी, ठीक है। तो ये है संविधान को सामर्थ्य बनाने वाले प्रावधान जो कि उनको ताकतवर बनाते हैं, और जो संविधान खुद जो है वो सरकार को ये काम देता है कि ताकि वो सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य कर सके, ठीक है। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज़ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपके जो डाउट हैं उसे समझा सकूं और अच्छे से। और आगे का जो चैप्टर है, आगे जो पॉइंट है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान और भारत का संविधान कैसे बना, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 2 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ब्रिटिश संविधान से भारत ने क्या चीज़ें ली, आयरलैंड के संविधान से भारत ने क्या लिया, अमेरिका का संविधान, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया, या ये आ जाता है कि एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप वाली सत्ता का जो ये कानून व्यवस्था है वो भारत ने किस देश से लिया, कानून निर्माण की विधि जो है वो सरकार ने संविधान ने किस देश से लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक ये और एक ये उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। ये जो लेक्चर है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी।